क्लास 8। आज मैं आपको आपकी हिंदी की पूरक पाठ्य पुस्तक भारत की खोज से पाठ 2 तलाश से बेटा भारत के अतीत की झांकी विषय पढ़ाने और समझाने जा रही हूँ। इसके पहले बेटा आपने पाठ 1 अहमदनगर का किला पढ़ लिया है। बीते हुए सालों में मेरे मन में भारत ही भारत रहा है। इस बीच मैं बराबर उसे समझने और उसके प्रति अपने प्रतिक्रियाओं का विश्लेषण करने की कोशिश करता रहा हूँ। मैंने बचपन की ओर लौटकर याद करने की कोशिश की कि मैं तब कैसा महसूस करता था। मेरे मन में इस अवधारणा ने कैसा धुंधला रूप लिया था और मेरे ताज़ा अनुभव ने उसे कैसे संवारा था। बेटा इसके जो लेखक हैं जवाहरलाल नेहरू, वह भारत के अतीत की झांकी में कहते हैं कि जो समय बीत गया तो बीते हुए समय मेरे मन में हमेशा भारत 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 ही रहा। इस बीच मैंने हमेशा उसे समझने की, साथ ही साथ उसके जितनी भी प्रतिक्रियाएं हैं, इस बीच मैंने बराबर उसे भारत को समझने की, साथ ही साथ उसके प्रति अपनी प्रतिक्रियाओं का विश्लेषण करने की मैं कोशिश करता रहा हूँ। कहते हैं लेखक कि मैंने बचपन की ओर जाकर देखा, बचपन की ओर जाकर मैंने देखा, कोशिश की, तब मैंने महसूस किया, अनुभव किया कि मेरे मन में इस अवधारणा ने कैसा धुंधला रूप लिया था और मेरे ताज़ा अनुभव ने उसे कैसे संवारा था। मतलब लेखक कहते हैं अतीत के बारे में बताते हैं कि बीते हुए सालों में मेरे मन में मात्र भारत ही रहा है और मैंने इस बीच जो है जितनी भी अपनी प्रतिक्रियाएं थी उनको अगर मैंने विश्लेषण करने की कोशिश की तो मैंने अपने बचपन की ओर जाकर देखा। मतलब कि प्रतिक्रियाओं की विश्लेषण करने की कोशिश की तो मैंने बचपन की ओर लौट के देखा कि मैं तब बचपन में जब था तब मैं कैसा महसूस करता था और इसी अवधारणा ने आज कैसा धुंधला रूप ले लिया। और वही धुंधला रूप, वही बचपन की यादें, वही धुंधला रूप, वही धुंधली यादें जो है आज मेरे अनुभव को तरोताज़ा करती। मतलब बीते हुए समय की बातें, बीते हुए समय का मैं कैसा महसूस करता था, धुंधला रूप, और आज उसने क्या किया, उसने आज मेरे अनुभव को संवार दिया। मतलब बीते हुए समय ने आज मेरे अनुभव को संवारा है। कहते हैं लेखक कि आखिर यह भारत है क्या। फिर कहते हैं कि आखिर यह भारत है क्या, अतीत में यह किस विशेषता का प्रतिनिधित्व करता है। मतलब अतीत मतलब बेटा जो बीत गया, जो भारत का समय बीत गया उसमें कौन सी विशेषता थी, बीते हुए समय में भारत में कौन सी विशेषता थी, भारत है क्या, किस विशेषता का आज ये प्रतिनिधित्व करता है, उसने अपनी प्राचीन शक्ति को कैसे खो दिया। फिर कहते हैं लेखक कि जो भारत की शक्ति थी, जो उसकी सामर्थ्य थी, अपनी प्राचीन शक्ति को आखिर भारत ने कैसे खो दिया। क्या उसने इस शक्ति को पूरी तरह खो दिया है। विशाल जनसंख्या का बसेरा होने के अलावा क्या आज उसके पास ऐसा कुछ बचा है जिसे जानदार कहा जा सके। आधुनिक विश्व से उसका तालमेल किस रूप में बैठता है। अब देखिए बेटा, अब लेखक ने क्या कहा कि आखिर भारत है क्या, अतीत में ऐसी कौन सी विशेषता है भारत में कि जिसका प्रतिनिधित्व ये करता है। भारत ने अपनी प्राचीन शक्ति को क्या खो दिया, क्या पूरी तरह खो दिया। और फिर कहते हैं कि भारत में ये विशाल जनसंख्या के अलावा, भारत में क्या है, मात्र जनसंख्या ही है, जनसंख्या के अलावा और उसके पास क्या है, जनसंख्या मतलब भारत के पास जनसंख्या के अलावा और क्या बचा है जिसको हम आज ये कह सकें कि हाँ भारत में ये चीज़ जानदार है, ये चीज़ जो मुझे भारत से मिली है इसमें जान है, इसमें आकर्षण है। तो आधुनिक विश्व से, जो आज का आधुनिक विश्व है, उससे ये भारत किस रूप में तालमेल रखता है। तो लेखक कहता है कि भारत है क्या, इसकी क्या विशेषता है, और भारत ने अपनी शक्ति को खो दिया, क्या आज उसके पास शक्ति नहीं है, और शक्ति को खोया तो क्या पूरी तरह से शक्ति को खो दिया। आज भारत के पास जनसंख्या के अलावा और क्या बचा है।
फिर कहते हैं ऐसा क्या है कि जिसको हम कह सके कि हाँ ये भारत से जो हमें प्राप्त हुआ है इसमें जान है, ये जानदार है, इसको हम कह सकें। आधुनिक विश्व जो आज आधुनिकता है उससे विश्व से ये भारत किस रूप में तालमेल बैठाता है, मतलब किस रूप में इसका तालमेल बैठता है। कहते हैं लेखक कि भारत मेरे खून में रचा बसा था, भारत मेरे खून में रचा बसा था, इसके बावजूद मैंने उसे एक बाहरी आलोचक की नज़र से देखना शुरू किया। ऐसा आलोचक जो वर्तमान के साथ साथ अतीत के बहुत से अवशेषों को जिन्हें उसने देखा था ना पसंद करता था। यहाँ बेटा आपका एक आंसर भी होगा, जब पीछे से आप प्रश्न लिखेंगे, मतलब आपकी पुस्तक में एकदम पीछे की तरह बेटा कुछ प्रश्न उत्तर दिए गए हैं, तो उन्हीं प्रश्नों में से यहाँ पर एक उत्तर बनता है, इसलिए ध्यान से इसको देखिएगा। आलोचक, आलोचक मतलब होता है बेटा जो अच्छाई बुराई दोनों देखता है, जो अच्छा भी कहता है बुरा भी कहता है, उसे आलोचक कहते हैं। कहते हैं कि मेरे खून में जो भारत है वो मेरे रग रग में, मेरे खून में पूरी तरह से बसा हुआ है, इसके बाद भी मेरे रग में, मेरे रक्त में की बूंद में खून भारत बसा है, उसके बाद भी मैंने इसको एक आलोचक की नज़र से देखा। आलोचक मतलब कि भारत की मैंने अच्छाई और बुराई दोनों देखा, जबकि भारत क्या है, मेरे हृदय में बसा है, मेरे खून में बसा है, और वो भी ऐसा आलोचक जो वर्तमान के साथ साथ अतीत के बहुत से अवशेषों को जिन्हें उसने देखा था, और ऐसा आलोचक जो वर्तमान में तो भारत का रूप रंग देखता ही है, साथ ही साथ अतीत का भी देखता है, और जिन्हें उसने देखा था नापसंद करता था। ऐसा अतीत जिसे उसने देखा और उस अतीत को नापसंद करता था। एक हद तक मैं उस तक पश्चिम के रास्ते से होकर पहुंचा था। लेखक कहते हैं कि एक हद तक मैं भारत तक पश्चिम के रास्ते से पहुंचा था। मैंने उसे उसी भाव में देखा था जैसे संभवतः किसी पश्चिमी मित्र ने देखा होता। एक पश्चिमी मित्र ने भारत को जिस रूप में देखा होता, मैंने भी अपने भारत को उसी रूप में देखा है। मेरे भीतर शंकाएं उठ रही थी। शंकाएं मतलब बेटा संदेह, शंका। कहते लेखक कि मेरे भीतर बहुत सारी संदेह थे, शंकाएं थी कि क्या मैंने भारत को जान लिया था, मतलब मैंने भारत को समझ लिया था, मैंने भारत को जान लिया था। मेरे हृदय में बार बार ये संदेह और शंका उठती थी, क्या मैंने सच में भारत को जाना है। मैं जो उसके अतीत की विरासत के बड़े हिस्से को खारिज करने का साहस करता, लेकिन मैं भारत का जो अतीत, जो मेरे भारत में बीत गया, जो मेरे भारत में बीता हुआ समय, उसको, उसकी विरासत के एक बड़े हिस्से को मैं खारिज करने का साहस भी रखता था। लेकिन अगर भारत के पास वह कुछ नहीं होता जो बहुत जीवंत और टिकाऊ रहा है, वह बहुत जो सार्थक है, तो भारत का वजूद उस रूप में नहीं होता जैसा आज है। फिर कहते हैं बेटा लेखक कि लेकिन अगर भारत के पास वह कुछ नहीं होता, मतलब अगर भारत के पास वह कुछ नहीं होता जो क्या है, जो बहुत जीवंत है, जो बहुत टिकाऊ है, तो क्या होता, तो बहुत कुछ सार्थक है। तो भारत का जो वजूद है, जो भारत का पहचान है, जो भारत की अस्तित्व है, उस रूप में नहीं होता जैसा आज हमको दिखाई दे रहा है। मतलब लेखक कह रहे हैं जो भारत आज हमारा है, जो हमें दिखाई दे रहा है, और वह हजारों वर्ष तक अपने सभ्य अस्तित्व की पहचान इस रूप में कदापि बनाए नहीं रख सकता, वह विशेष तत्व आखिर क्या है। फिर कहते हैं लेखक कि आखिर वह कौन सा तत्व है, वह कौन सा विशेष तत्व है जिससे आज भी भारत की पहचान है, जिससे आज भी भारत का अस्तित्व है। कहते हैं लेखक कि अतीत की विरासत के बड़े हिस्से को खारिज करने का मैं साहस रखता हूँ जो अतीत में बीत गया। और कहते हैं कि अगर भारत के पास कुछ नहीं होता, अगर भारत के पास अगर कुछ नहीं होता तो बेटा आज भारत हमारा टिकाऊ नहीं रहता। अगर भारत के पास सच में कुछ नहीं होता तो कब का मेरा भारत क्या होता, पतन में चला गया होता, डूब गया होता। लेकिन अगर भारत के पास कुछ नहीं होता तो जीवंत और टिकाऊ रहा है, फिर वह बहुत कुछ जो सार्थक है। तो भारत का जो वजूद है उस रूप में नहीं होता जैसा आज हम देख रहे हैं। मतलब लेखक का मतलब कहने का ये है कि अगर भारत के पास कुछ नहीं होता,
तो आज भारत हमारा भारत नहीं होता, कब का ये डूब चुका होता। आखिर वह कौन सा विशेष तत्व है, वह कौन सा विशेष तत्व आखिर क्या है कि जिससे आज भी हमारे भारत की पहचान बनी हुई है। अब आइए बेटा पेज नंबर 5 पर। मैं भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित सिंधु घाट मैं भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित सिंधु घाटी में मोहनजोदड़ो के एक टीले पर खड़ा था। मेरे चारों तरफ उस प्राचीन नगर के घर और गलियां बिखरी थीं, जिसका समय 5000 वर्ष पहले बताया जाता है। साथ ही यह भी कहा जाता है कि वहाँ एक प्राचीन और पूर्णतः विकसित सभ्यता थी। कहते हैं लेखक कि मैं भारत के उत्तर पश्चिम में जो स्थित है, भारत के उत्तर पश्चिम की ओर बेटा स्थित है सिंधु घाटी, और सिंधु घाटी में मोहनजोदड़ो के एक टीले पर मैं खड़ा था। और क्या था, मेरे चारों तरफ प्राचीन नगर के घर और गलियां बिखरी थीं। लेखक कहते हैं कि मैं भारत के जो उत्तर पश्चिम में स्थित सिंधु घाटी है, और सिंधु घाटी में मोहनजोदड़ो, और मोहनजोदड़ो के एक टीले पर मैं खड़ा था, और मेरे चारों तरफ क्या था, प्राचीन नगर के घर और गलियां बिखरी थी, जिसका समय ये कहा जाता है कि लगभग ये 5000 वर्ष पहले बताया जाता है। साथ ही ये भी कहा जाता है कि वहाँ एक प्राचीन और पूर्णतः सभ्यता विकसित थी। मतलब कि मोहनजोदड़ो 5000 साल पहले क्या थी, विकसित सभ्यता थी, प्राचीन थी और पूर्ण रूप से विकसित थी। उसके स्थायी रूप से टिके रहने का कारण है उसका ठेठ भारतीयपन, और यही आधुनिक भारतीय सभ्यता का आधार है। और कहते हैं कि इनके स्थायी रूप से टिके रहने का कारण क्या है, कारण यह है कि वह भारतीयपन था, ठेठ भारतीयपन, और यही आधुनिक भारतीय सभ्यता का आधार। जो हमारा आज आधुनिक सभ्यता है, भारतीय सभ्यता है, तो उसका आधार क्या है, उसका आधार है ठेठ भारतीयपन। यह विचार आश्चर्यचकित कर देता है कि कोई संस्कृति या सभ्यता इस प्रकार 5-6 हजार वर्ष या उससे भी अधिक समय तक निरंतर बनी रही। फिर ये बात भी जो है आश्चर्यचकित करती, कोई एक सभ्यता जो क्या है, बराबर बनी है, बिखरी नहीं, टूटी नहीं, नष्ट नहीं हुई, बराबर निरंतर बनी रही, वो भी कब तक, 5-6 हजार साल या उससे भी अधिक। तो मतलब बेटा जो ये मोहनजोदड़ो की सभ्यता है, जो सिंधु घाटी मोहनजोदड़ो की जो प्राचीन नगर गलियां, तो ये जो सभ्यता थी बेटा, ये क्या थी, ये बराबर लगातार हमारे भारत में बनी रही 5-6 हजार साल या उससे भी अधिक समय तक। वह भी बराबर परिवर्तनशील और विकासमान रहकर, वह भी निरंतर बनी रही, और वह भी कैसे, परिवर्तनशील रूप में और विकासमान रहकर। फारस, मिस्र, ग्रीस, चीन, अरब, मध्य एशिया और भूमध्य सागर के लोगों से उसका बराबर निकट संपर्क रहा है। और इस सभ्यता का जो है, इस सभ्यता का फारस से, मिस्र से, ग्रीस से, चीन, अरब, मध्य एशिया और भूमध्य सागर के लोगों से बराबर का ही संपर्क हमेशा इस सभ्यता का बना रहा है। यद्यपि आज भी भारत ने उन्हें प्रभावित किया है, और आज भी भारत ने उन्हें प्रभावित किया और स्वयं भी उनसे प्रभावित हुए, फिर भी उसका सांस्कृतिक आधार इतना मजबूत था कि वह हिला नहीं। इस मजबूती का रहस्य क्या है? फिर लेखक कहते, जैसे उन्होंने अभी कहा कि आखिर ऐसा कौन सा तत्व है जिससे भारत जो है आज भी भारत की पहचान है, भारत पतन की ओर नहीं गया, आज भी भारत की पहचान, ऐसा कौन सा तत्व है? फिर उन्होंने कहा कि इस मजबूती का रहस्य क्या है, कौन सी मजबूती, इस परंपरा की, इस सभ्यता की मजबूती, जिसने क्या किया, स्वयं तो प्रभावित हुआ भी, स्वयं भी प्रभावित हुआ और भारत ने उन्हें प्रभावित किया भी। साथ ही साथ ये सभ्यता बराबर बनी रही, वो भी तब जब बराबर परिवर्तनशील और विकासमान रही, और ये सभ्यता बनी रही बराबर। तो ऐसा कौन सा तत्व है कि सांस्कृतिक आधार इतना मजबूत था, तो जो हिला नहीं सका? आखिर इस मजबूती का रहस्य क्या है, आखिर ये सभ्यता इतनी मजबूत क्यों थी? मैंने भारत का इतिहास और उसके विशाल प्राचीन साहित्य के कुछ अंशों को पढ़ा।
मुझ पर विचारों की तेजस्विता, भाषा की स्पष्टता और उसके पीछे सक्रिय मस्तिष्क की समृद्धि ने गहरा प्रभाव डाला। मैंने उन पराक्रमी यात्रियों के साथ भारत की यात्रा की जो सुदूर अतीत में यहाँ चीन तथा पश्चिमी और मध्य एशिया से आए थे और अपनी यात्राओं की दास्तान छोड़ गए थे। मैं पूर्वी एशिया, अंगकोर, बोरोबुदूर और बहुत सी जगहों में भारत की उपलब्धियों के बारे में सोचने लगा। कहते लेखक कि मैंने भारत का इतिहास और उसके विशाल प्राचीन साहित्य के कुछ अंशों को मैंने पढ़ा है और मुझ पर विचारों की तेजस्विता, भाषा की स्पष्टता और उसके पीछे जो एक मस्तिष्क की समृद्धि होती है, बहुत गहरा प्रभाव डाला। कहते लेखक कि मैंने जो इतिहास का जो मैंने प्राचीन साहित्य के कुछ अंश पढ़े, तो उससे क्या हुआ, उसने मेरे मस्तिष्क की समृद्धि पे बहुत गहरा प्रभाव डाला। जो पराक्रमी यात्रियों के साथ भारत की यात्रा की मैंने, कुछ पराक्रमी यात्रियों के साथ मैंने भारत की यात्रा के जो दूर अतीत में यहाँ चीन और पश्चिमी और मध्य एशिया से भारत में आए थे। जो कहाँ से आए थे बेटा? चीन, पश्चिमी और मध्य एशिया से आए थे और अपनी यात्राओं की वो दास्तान हमारे भारत में छोड़कर चले गए थे। मैं पूर्वी एशिया, अंगकोर, बोरोबुदूर और बहुत सी जगहों में भारत की उपलब्धियों के बारे में सोचने लगा। लेखक कहते हैं कि मैंने यात्रियों के साथ जो है जो पराक्रमी यात्री थे, मैंने उनके साथ भारत की यात्रा की जो हमारे भारत में चीन और पश्चिमी मध्य एशिया से हमारे भारत में आए थे। वो यात्री जो हैं वह चीन से और पश्चिमी मध्य एशिया से भारत में आए थे और अपनी यात्राओं की दास्तान भी हमारे भारत में ही छोड़कर चले गए थे। मैं पूर्वी एशिया, अंगकोर, बोरोबुदूर और बहुत सी जगहों में भारत की उपलब्धियों के बारे में मैं सोचने लगा कि भारत की जो उपलब्धियाँ हैं, मैं उस हिमालय पर घूमता रहा जिसका पुराने मिथकों और, अब आइए बेटा पेज नंबर 6 पर, मिथकों और दंत कथाओं के साथ निकट संबंध है और जिसने हमारे विचारों और साहित्य को बहुत दूर तक प्रभावित किया। कहते हैं लेखक की मिथक और दंत कथाओं के साथ, दंत कथा बटा होता है मतलब जनश्रुतियों या किंवदंतियों के साथ निकट का संबंध रहा है, जिसने हमारे विचारों को और साहित्य को बहुत प्रभावित किया है। मतलब जो हमारे जनश्रुतियाँ थी, मिथक थे, उनकी जो कथाएं थी, उनके साथ निकट का संबंध भी रहा है और हमारे जो विचार थे, हमारे भाव थे तो और साहित्य को भी बहुत हद तक प्रभावित किया है। पहाड़ों के प्रति मेरे प्रेम ने और कश्मीर के साथ मेरे खून के रिश्ते ने मुझे उनकी ओर विशेष रूप से आकर्षित किया। साथ ही साथ पहाड़ों का जो प्रेम है और कश्मीर के साथ जो मेरे खून के जो रिश्ते हैं, विशेष रूप से उसने मुझे अपनी ओर आकर्षित किया है। इस महान पर्वत से निकलकर भारत के मैदानों में बहने वाली भारत की विशाल नदियों ने मुझे आकर्षित किया। अब बेटा बता रहे लेखक कि किसने मुझे अपनी ओर आकर्षित किया। कह रहे पहाड़ों के प्रति मेरा प्रेम, कश्मीर के साथ मेरे खून के रिश्ते विशेष रूप से आकर्षित किया। फिर इस महान पर्वत से निकलकर भारत के मैदानों में बहने वाली भारत की विशाल नदियों ने मुझे आकर्षित किया। इतिहास के अनगणित पहलुओं की याद ताज़ा की, इंडस या सिंधु, जिसके आधार पर हमारे देश का नाम पड़ा है। हमारे देश का नाम बेटा इंडस से इंडिया और सिंधु से हिंदुस्तान, जिसके आधार पर हमारे देश का नाम पड़ा इंडिया और हिंदुस्तान, और जिसे पार करके हजारों वर्षों से यहाँ जातियाँ और कबीले, काफिले और फौजें आती रही हैं। कहते हैं लेखक कि पहाड़ों के प्रति प्रेम, कश्मीर के साथ मेरे खून के रिश्ते और पहाड़ों से निकलकर मैदानों में बहने वाली विशाल नदियों ने मुझे अपनी ओर आकर्षित कर लिया है। और ऐसे न जाने कितने पहलुओं की याद। फिर इंडस या सिंधु, जिसके आधार पर हमारे भारत का नाम बेटा पड़ा, इंडस से इंडिया और सिंधु से हिंदुस्तान। फिर कहते लेखक कि जिसे पार करके हजारों वर्षों से यहाँ जातियाँ, कबीले, काफिले और फौजें हमारे भारत में
आती रही हैं। क्लास 8 आज बेटा आप यहाँ तक पढ़ेंगे। और आज जितना मैंने पढ़ाया बेटा फिर से उसे पढ़िएगा और आप स्वयं भी पढ़ के देखिए बेटा कि हमारे लेखक जवाहरलाल नेहरू जी ने हमारे भारत के लिए उन्होंने क्या क्या लिखा है। तो इसे मेरे पढ़ाने के उपरांत बेटा आप भी ध्यान से इसको पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा।